अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। हम आज एथिक्स ईटीएच 201 का लेक्चर नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 जो है लेक्चर नंबर 5 की कह लें कि थोड़ी सी ब्रीफ समरी है या कह लें कि उससे इंटरलिंक्ड है। लेक्चर नंबर 6 को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 5 जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा। और लेक्चर नंबर 5 की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो पहले से मौजूद है। आप इससे पिछली वीडियो में जाके इसी प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। कल्चरल रिलेटिविज्म एज अ थ्योरी ऑफ मोरालिटी, यानी दो या दो से ज्यादा जो कल्चर हैं कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, या मोरालिटी की क्या थ्योरी। ये पीछे से हम पीछे वाले चैप्टर्स के पॉइंट जरा यहाँ तीनों डिस्कस हुए हैं। पहला क्या है, डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट मोरल कोड्स, यानी हर कल्चर का एक अपना ही इखलाकी जाब्ता होता है कि ये ऐसे सही है या ऐसे सही है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ और इन मोरालिटी, या और क्या लें कि अ, कोई चीज जो है पूरी तरह से इसमें मोरालिटी में ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो सकती। राइट एंड रॉन्ग आर ओनली मैटर्स ऑफ ओपिनियन एंड ओपिनियंस वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। क्योंकि कुछ चीजें हैं, जैसे इससे प्रीवियस चैप्टर में ही बात की गई थी कि कुछ कल्चर्स में कुछ रिलीजन्स में अपने एंसेस्टर्स की आबाओ अजदाद की जो लाशें हैं वो खाई जाती हैं, और वो उनका कल्चर है। और कुछ में है कि वो उनको जलाया जाता है। अब किसी और कल्चर के लिए ना लाशें उनकी खाना अपने फौजदान की वो बुरी भी हो सकती हैं, या जलाना भी बुरी हो सकती हैं, या कहीं दफनाना भी बुरी हो सकती हैं। तो ये क्या है, हर कल्चर टू कल्चर ये चीजें वेरी करती हैं। हम किसी को राइट एंड रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनकी कल्चर का या उनकी सोसाइटी के एटिकेट्स का पार्ट है। जब तक हम उनकी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, चीजें क्या हैं, हमें नहीं पता होगा, तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि उनकी जो बात है वो गलत है या सही है। आप समनर व्यूज, folkways, one of classic defensive of cultural relativism. There is no measure of right and wrong other than the standard of one's society, क्योंकि हर एक सोसाइटी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए कि इस सोसाइटी के राइट एंड रॉन्ग हो सकते हैं। मोरल कोड ग्रो out of folkways of a culture. We can never say that any society's code is morally superior to other, यानी क्योंकि हर सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन राइट एंड रॉन्ग डिफरेंट होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ये वाली सोसाइटी जो है इससे ज्यादा सुपीरियर है या इंफीरियर है। द ट्रेडिशन is in its own variant. It is not held subject to verification by experience. In the folkways, what is right. Folkways are traditional and therefore contain in themselves the authority of ancestral gods. Right can never be natural or God-given. The morality of a group at a time is a sum of taboos and prescriptions in the folkways by which right is defined. Morals can never be initiative, they are historical institution and empirical. आगे चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। Cultural difference argument mistakenly derives a substantive conclusion about morality from mere fact that people disagree about it. We are not saying that conclusion is false. It is still an open question whether the conclusion is true or false. क्योंकि जब हम कंक्लूड करते हैं किसी बात पे, तुम्हें क्या पता कि वो ठीक है या गलत है। क्यों? क्योंकि हर सोसाइटी टू सोसाइटी ये चीजें वेरी करती हैं। कुछ चीजें हमारी सोसाइटी में ट्रू होंगी, लेकिन दूसरी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फॉल्स होंगी। द लॉजिकल पॉइंट इज जस्ट दैट द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो द प्रीमिस। द consequence of taking cultural relativism seriously, क्या इसके नताज क्या हो सकते हैं कि हम दो तीन कल्चर को आपस में रिलेट कर रहे हैं, या कह लें उनकी आपस में तनकीदी निगाह से देख रहे हैं। इन द पैसेज quoted above, Sumner summarized the essential of cultural relativism. There is no way of right and wrong other than the standard of one society. The notion of the right wrong is in folk ways. It is not outside of them, of independent origin and broad test to them. The folk ways whether is right.
If we take it seriously, we would have some following consequence. अगर हम इनको बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, हमारे पास क्या क्या consequences हो सकते हैं? Consequence number one, we could no longer say that the customs of other society are morally inferior to our own. यानी अगर हम बहुत ज्यादा अपने रिलीजन को किसी और से रिलेट करें या अपने कस्टम्स को अपनी रिलेट करें हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है एथिकली कि हम कहें कि हमारे कस्टम्स जो हैं, हमारे रिवाज जो हैं, वो किसी और सोसाइटी के या किसी और मजहब के रिवाज से ज्यादा अच्छे हैं, वो उसके क्या है, इंफीरियर, यानी कमतर. We would have to stop condemning other societies only because they are different. क्योंकि दूसरी सोसाइटीज जो हैं वो हमसे मुख्तलिफ हैं या दूसरे मजहब हमसे मुख्तलिफ हैं, तो हमें उन पर मजम्मत करना छोड़ देनी चाहिए. This seems to be a sophisticated enlightened attitude. यही जो है वो एक अच्छा रवैया होगा कि हम ये तनकीदी निगाह से ना देखें. However, we would also stop from criticizing from other benign or less favorable practice in the name of cultural relativism. यानी हम कल्चरल रिलेटिविज्म के नाम पे एक दूसरे के मजहब और सोसाइटी को इस तरह से तनकीदी निगाह से बोलना बंद करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सोसाइटी waged war on its neighbor's country for the purpose of taking slaves, cultural relativism would preclude us from saying that practice is wrong. एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक सोसाइटी ने अपनी नेबरिंग कंट्री पे जंग कर दी गई है, तो हम उसको रिलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो चीज है कि उसने जंग जारी की है, ये गलत है. एंड एन एग्जाम्पल मे बी द चाइल्ड लेबर एज अ कल्चरल प्रैक्टिस. और हम एक ये मिसाल ले सकते हैं कि बच्चों से काम जो करवाया जाता है, हम कहेंगे ये गलत. Consequence number two, we could decide whether actions are right or wrong just by consulting the standards of our society. अब हम किसी की कोई बात है, जैसे अभी पिछले चैप्टर की मैंने एक एग्जांपल यहाँ दी थी कि वो अपने एंसेस्टर्स को क्या करते हैं, या खा जाते हैं या कह ले कोई लोग जला देते हैं, कुछ कल्चर्स में क्या है दफना देते हैं. तो हम नहीं कह सकते कि ये खाना गलत है या कह लो कि ये जलाना गलत है या ये ठीक है. क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये ठीक है और ये गलत है, तो हम उसके मुताबिक तो कह सकते हैं. लेकिन अगर हम ब्रॉड वे में कह रहे हैं उनके कोड ऑफ एथिक्स क्या है, तो फिर ये चीज गलत होगी. कल्चरल रिलेटिविज्म सुजेस्ट अ सिंपल टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग right and wrong. That is to ask the question whether the action is accordant with the code of one society. यानी जब ये चीज कोई कर रहा है वो गलत है या ठीक है, वो आप इस तरह जांचें कि आप उस पर्सन के जो कोड ऑफ सोसाइटी है वो क्या है. अगर उसका कोड ऑफ सोसाइटी उसकी उस बात को कहता है कि ये ठीक है, तो वो ठीक कर रहा है. अगर वो गलत कहता है तो फिर वो गलत है. बट वी फेस अ प्रॉब्लम हियर लाइक apartheid. Was it morally correct? Cultural relativism not only forbid us from criticizing the code of other societies, it would stop us from criticizing our own. यानी हम किसी और पे जो तनकीद कर रहे हैं उसको भी ये रोकता है, और अपने अ, जो अपनी सोसाइटी है उसकी क्रिटिसिज्म से भी रोकता है. Consequences number three, the idea of moral progress is in doubt. शक में है कि इखलाकियात तरक्की कर रहे हैं या नहीं. थिंकिंग ऑफ सम सोशल चेंजेस एज बेटर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. इट वुड बी ट्रांस कल्चरल जजमेंट. क्योंकि मुख्तलिफ जो कल्चर हैं, मुख्तलिफ सकाफतें, सबकी अपनी अपनी सोच है. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेस ऑफ वुमेन इन सम सोसाइटीज इज नैरोली रिस्ट्रिक्टेड. यानी उसको कुछ समझा नहीं जाता. कुछ सोसाइटीज में, कुछ माशरे में औरतों को दे कैन नॉट ऑन प्रॉपर्टी, वो अपनी जायदाद नहीं बना सकती. दे कैन नॉट वोट फॉर और होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस एंड जनरली दे अंडर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ देयर हस्बैंड. यानी वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो वोट नहीं डाल सकती, वो किसी पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं जा सकती, अपनी जायदाद नहीं बना सकती, और पूरा का पूरा जो है उनके खावन का उन पे कंट्रोल है. Thus, if cultural relativism is correct, we cannot think of progress as legitimate. अगर ये ठीक है, यानी हर सोशल सर्किट की, हर कल्चर की डिफरेंट है. कुछ कल्चर ऐसे हैं जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज हैं,
वहां पे वेस्ट में औरत बहुत तरक्की कर रही है, सारा कुछ कर रही है, और कुछ और तरह के हैं। तो हर किसी का डिफरेंट आइडिया होता है। प्रोग्रेस मीन्स रिप्लेसिंग अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन बेटर वे, बट बाय व्हाट स्टैंडर्ड डू वी जज the new ways as better? If the old ways were in accordance with the social standards of their time, the cultural relativism would say it is a mistake to judge them by the standard of different time। यानी मुख्तलिफ वक्तों के लिहाज से उनको जज इस तरह से नहीं करना चाहिए, उसकी अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग करना। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है इसका? these three consequences: no longer saying other society's moral code is inferior, deciding actions as right and wrong, just consulting the standard of our own culture. The idea of moral progress being in doubt, we have led many thinkers to reject it as implausible at its face. They say that most some practice like slavery, part in a limited role of woman must be condemned wherever they occur. It makes sense to think that our own society has some more made some progress। ये उसके कुछ consequences हैं। यही जो तीन ऊपर consequences 1 2 3 से दिए हैं, कुछ पैराग्राफ उसी के 3 पॉइंट्स यहाँ बना के दे दी। Why there is less disagreement than it seems? यानी जितना लगता है कि डिसएग्रीमेंट होगा इन कॉन्सिक्वेंस, उससे कम क्यों है? The original impetus, the driving force of culturalism, comes from the observation that cultures dramatically differ in their views of right and wrong. But we may how much they do differ. The fact is that sometimes we overestimate the extent of those differences। यानी हम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं कि इसमें इस तरह हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ट्रीटिंग काउ विद रेफरेंस टू मुस्लिम एंड हिंदू कल्चर्स, द डिफरेंस इज नॉट ऑफ द वैल्यूज बट ऑफ द बिलीफ सिस्टम। यानी काउ जो है, जो जिसे मुसलमान गाय खाते हैं और हिंदू उसकी पूजा करते हैं, तो वो जो है किस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं, ये उनके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। द पॉइंट इज दैट many factors work together to produce the custom of society, and society's value are only one of them. Others, like religious and factual beliefs, physical circumstances in living are all important data points or social practices of a particular society. Thus, there will be less disagreement about values than there appears to be। यानी जितनी हमें लगती है उतना मसला नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी, हाउ ऑल कल्चर्स हैव सम वैल्यूज इन कॉमन। कुछ कल्चर्स, जितने भी कल्चर्स हैं, आल्सो दे आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर, उनमें कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, कुछ ना कुछ बातें हैं जो सेम होती हैं, जिनमें से यहाँ पे दो डिस्कस की गई हैं। ट्रुथफुलनेस एंड प्रोडक्शन ऑफ लाइफ। यानी जितनी भी रिलीजन से सोसाइटीज कल्चर्स हैं, उसमें सारे ही कहते हैं कि सच बोलो। कोई भी ये नहीं झूठ सुनना पसंद करता, सारे ही ये चाहते हैं कि हमसे जो बात की जाए वो सच्ची बात की जाए। चाहे कोई बंदा झूठ बोल भी रहा हो, लेकिन अगला सुनना जो है सच ही चाहता है। दूसरा क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, के कोई कत्ल ना करे। हर रिलीजन जो है वो लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। It is commonly held that there are some values that are more or less universal and every society strive to uphold them. These are as follows: truthfulness. Imagine what it would be like for a society to place no value at all on the truth telling। यानी सच के बोलने पे अगर ना होती कोई अब इस तरह की चीज कि सच ही बोला जाए, तो फिर सोचे कैसा होता है। When one person spoke to another, there would be no presumption at all that he was telling the truth। यानी कोई अगर बंदा किसी से बात कर रहा है, तो ये अज्यूम ही ना कर सकते हम कि वो क्या कर रहा है, वो सच बोल रहा है या नहीं। देयर वुड बी नो रीजन टू पे अटेंशन टू व्हाट एनीवन से। जाहिर है, अब यही बात ही नहीं पता कि वो सच बोलेगा या नहीं, तो फिर आपके पास कोई वजह ही नहीं रह जाती कि आप उसकी बात को गौर से सुनो। कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इवन इम्पॉसिबल। तो कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से बातचीत फिर बहुत मुश्किल हो जाती, बल्कि नामुमकिन हो जाती। सोसाइटी कैन नॉट लिव विद कम्युनिकेशन अमंग देयर मेंबर्स। और कोई भी सोसाइटी जो है इस तरह से चल नहीं सकती जब तक आपस में लोग बातचीत ना करें। इट मीन्स देयर मस्ट बी अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ ट्रूथफुलनेस। यानी ये लाजमी चीज है कि वहां पे सच्चाई का जरूर जिक्र होगा, कि जो बात की जाए वो सच की जाए। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द रूल थ्रू टेलिंग।
A situation may be in the which telling lie is permissible, यानी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें झूठ बोलने की इजाजत हो, जैसा कि इसकी एग्जांपल दिया, डॉक्टर्स केस इन एन ऑब्वियस एग्जांपल इन दिस रिकॉर्ड when he tell lie to his patient for the sake of his recovery or to minimize miseries। यानी डॉक्टर किसी केसेस में अपने पेशेंट को सच नहीं बताते कि उसकी हालत कितनी क्रिटिकल है, ताकि वो टेंशन कम ले और रिकवर होने की तरफ जाए। प्रोटेक्शन अप्लाई। prohibition of prohibition on murder, if killing is permitted no one feels secure। यानी अगर कत्ल करने की इजाजत दी जाए तो कोई भी फील सिक्योर नहीं करेगा। एवरीवन वुड बी ऑन गार्ड, हर किसी का गार्ड होगा, बल्कि कहने के गार्ड भी आपको मार सकता है, ये भी आपके लिए बड़े मुश्किल वाली बात हो जाती है। पीपल हु वांट टू सर्वाइव वुड हैव टू अवॉइड अदर पीपल एज मच एज पॉसिबल। तो लोग जीने के लिए दूसरे लोगों से दूर रहना शुरू, देयर वुड बी नो एसोसिएशन, आपस में ताल्लुकात ही ना होते, सोसाइटी एट लार्ज स्केल वुड कोलैप्स, तबाह बर्बाद हो जाती, दस पीपल वुड बी फॉर्मिंग स्मॉलर सोसाइटीज where rules against murder be acknowledged। The prohibition of murder is thus is a necessary feature of all societies। यानी जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके लिए दुनिया जरूरी है कि कत्ल जो है उसकी मनाही की जाए, वो इजाजत ना हो। देयर इज जनरल theoretical point here, namely there are some moral rules that our societies will have in common because those rules are necessary for society to exist। There are rules against lying and murder are two obvious example। इसकी दो यकीनी मिसालें यहाँ पे दे दी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है जजिंग अ कल्चरल प्रैक्टिस टू बी अनडिजायरेबल। यानी हम किसी और के कल्चर को जज करें। वही बात, अगर कोई मुस्लिम है तो हिंदू को क्रिश्चियंस को, या अगर कोई क्रिश्चियन है तो हिंदू और मुस्लिम को, और हिंदू है तो मतलब कोई भी किसी और मजहब को, कल्चरल वैल्यू को जब जज कर रहा है तो ये वो वाला पर्सन नहीं, खुद भी नहीं चाहेगा। अगर ये कोई क्रिश्चियन है वो नहीं चाहेगा कि उसको उसके मजहब को, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, उसके कल्चरल प्रैक्टिसेस को जज किया जाए। Suppose we are inclined to say that a practice X of another culture is bad. Other observers of the society are reluctant to be so judgmental. Due to believing in cultural relativism, we would be only applying the standards of our own culture। यानी एक मुस्लिम कल्चर में अगर कोई चीज है और वो ऑपोजिट है किसी और कल्चर से, हम उस दूसरे कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे चीज की गई है, कहा गया है कि अच्छी बात नहीं है। इफ कल्चरल रिलेटिविज्म इज ट्रू देन देयर इज नो कल्चरल न्यूट्रल स्टैंडर्ड टू विच वी मे अपील। क्वेश्चन, इज देयर अ कल्चरल न्यूट्रल स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी कोई भी कल्चर हो, सबका मिला जुला क्या राइट एंड रॉन्ग हो सकते, वेदर द एक्स practice promotes or hinders the welfare of people who lives are affected by it। If the answer is yes, it means that it promotes the welfare of the people related to this practice. And if the answer is no, it means that it hinders the welfare of the people related to this practice। वही हम कह रहे हैं कि कोई चीज एक्स है, कोई हमने लेट कर लिया कोई एक्स प्रैक्टिस है, हमने देखना है कि क्या वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए है, उससे उस पे असर पड़ रहा है, यस और नो। अगर यस है तो जाहिर है फर्क पड़ रहा है, प्रोमोट कर रहा है। अगर नो है आंसर तो इसका मतलब ये है कि वो फ्लावर बेबूल नहीं कर रहा। Is there any alternative set of social arrangement that would do a better job of promoting their values? If so, we may conclude that existing practice is deficient। It is a good single standard that may be brought to bear in judging the practices of any culture at any time। People don't think it as standard, brought it in form outside to judge them, like the rules against lying and homicide। The welfare of its members is a value internal to all available culture। यानी कल्चर टू कल्चर ये चीज वेरी करती है कि उसका राइट एंड रॉन्ग क्या है। Why thoughtful people may nevertheless be reluctant to criticize other culture। यानी जो लोग सोच रखते हैं अ, अ- वो ऐसा क्यों करते हैं कि किसी और मजहब को या किसी और कल्चर को
उस पे क्रिटिसाइज करें. पीपल हु आर रिलेक्टेंट हैव द following reason to be so. Nervousness about interfering in social custom of other people. Interference means judging a culture practice to be morally deficient. It is just a matter of trying to see the world clearly from a moral point of view. यानी आपका जो moral point of view है उसके according आप सोच रहे हो कि ये चीज कैसी है. Thinking that we should announce the fact, conduct a campaign applying diplomatic pressure or send in army to do something. People also think that there would be should be tolerant of other culture. यानी एक दूसरे मजहब के लिहाज से हमें टॉलरेंट होना चाहिए. हमें बर्दाश्त होनी चाहिए. और जो कि अच्छी बात है. टॉलरेंस इज नॉट आउट अ virtue. यानी नेकी. A tolerant person is willing to live in a peaceful cooperation with those who see things differently. जो बर्दाश्त करने वाला बंदा होता है वो हमांगी वाला जो बंदा है दूसरी सोच रखने वाले लोगों के साथ आराम से गुजारा कर सकता है. बट देर इज नथिंग इन द नेचर ऑफ टॉलरेंस दैट रिक्वायर यू टू से दैट ऑल बिलीव्स ऑल रिलीजन ऑल सोशल प्रैक्टिस आर इक्वली एडमायरेबल. लेकिन टॉलरेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आप ये कहो कि सारे के सारे जितने भी मज़ाहिब हैं जितने भी यकीन रखने वाले लोग हैं या जो काम है सारे बराबर की तरीके हकदार हैं. ऑन द कंट्रेरी इफ यू डू not think that some were better than other, there would be nothing for you to tolerate. People may be reluctant to judge because they do not want to express contempt for the society being criticized. But this is an again misguided. To condemn a particular practice is not to say that the culture is on the whole contemptible or that is generally inferior to other culture. It could have many admirable features. यानी हम किसी एक बात को लेके ये नहीं कह सकते कि वो पूरा का पूरा कल्चर ही गलत है. हो सकता है उसके कोई और पॉइंट्स हों जो कि अच्छे हों जो कि बेहतर हों. व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम कल्चरल रिलेटिविज्म. यानी कल्चरल रिलेटिविज्म से हम क्या सीख सकते हैं. क्या क्या सीख सकते हैं. लेट अस आइडेंटिफाई बोथ दैट what is right and what is wrong in cultural relativism. Although we have already mentioned some mistakes of cultural relativism which are followed. क्या है. Rest on logically invalid argument. लॉजिकली जो आर्ग्यूमेंट है जो बात है वैलिड नहीं है आप उस पर खामोश रहें. इट हैज कंसिक्वेंस दैट मेक इम्प्लॉजिबल ऑन इट्स फेस. यानी इसके कुछ नताज होते हैं जिस पे आप चुप हो सकते हैं. बेहतर यही है इस पर आप एग्री नहीं कर रहे हैं तो. द एक्सटेंट ऑफ मॉरल डिसएग्रीमेंट इज फार लेस देन इट सीम. तो ये जितना हमें नजर आता है उतना ज्यादा डिसएग्रीमेंट नहीं होता. ये वही कंसिक्वेंस वाले पॉइंट्स हैं हम पहले पढ़ चुके हैं. नेवरदलेस इट इज स्टिल वैली अपीलिंग आइडिया अदरवाइज व्हाई इट हैज सो बी इन्फ्लुएंशियल. यानी ये आइडिया अजेतर है तभी तो इसका असर रखता है. There are two lessons we should learn from the theory. It warns us danger to presume that all of our preferences are based on some absolute rational standard. They are not. Many of our practices are only peculiar to our society, funerary practices. यानी हमारी जो रस्में रिवाज होते हैं जैसे कि यहाँ पे फ्यूनरी यानी वफात के वक्त की बात प्रैक्टिस में ये चीजें सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती हैं. टू कीप एन ओपन माइंड we can come to understand but that our feelings are not necessarily perception of truth. यानी हमारी जो जज्बात है लाजमी हम सच्चे हों. they may be nothing more than the result of cultural conditioning. Cultural relativism is an attractive theory because it is based on genuine insight that many of the practices and attitudes we think so natural are really only cultural products. Keeping this insight firmly in the view is important if we want to avoid arrogance and have open mind. We can accept these points without going to accept the whole theory. यानी हम लोगों को गरूर वगैरह से बच के जो है ये चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. जैसे कि चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एथिकल सब्जेक्टिविज्म. यानी क्या इस चीज को सब्जेक्टिफाई किया जा सकता है. बिफोर वी एग्जामिन द थ्योरी ऑफ एथिकल सब्जेक्टिविज्म द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. क्या. इट इज थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट.
It is the more radical form of relativism that it is moral values are relative to individual. यानी सबकी moral values person to person vary करती हैं. It has its roots in the thought of Protagoras, who said man is the measure of all things. It identifies moral truth with subjective sensation and impression. David Hume is regarded as the most influential advocate of ethical subjectivism. His treatise on human nature present a theory about the nature of morality. उसकी book एक दी हुई है किताब. It asserts the moral judgment are expression of one's feeling. यानी हम जो जस्टिफाई करते हैं कि ये बंदा ठीक है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, वो हमारे ख्यालात के अकॉर्डिंग होता है. It signifies the role of reason and sentiment in ethics. Morality is determined by sentiment. जिस बात से पता चलती है. It defines virtue to be whatever mental action or quality gives to spectator the pleasing sentiment of approbation than vice contrary. But now next, the basic idea of ethical subjectivism. यानी कि इसका basic idea. It is commonly held that morality is in the eye of beholder. यानी आंखों के अंदर है, किसी इखलाकियात जो है वो किसी की आंखों के अंदर है. सेम इन द केस विद एथिकल सब्जेक्टिविज्म. एथिकल सब्जेक्टिविज्म का भी यही हाल है. द एथिकल सब्जेक्टिविज्म is an idea that our moral opinions are based on our feelings and nothing more. यानी हमारे जो इखलाकी ख्यालात हैं वो हमारे जज्बात पे बेस करते हैं. देयर इज नो सच थिंग एज ऑब्जेक्ट राइट और रॉन्ग. यानी राइट और रॉन्ग जो है ये कोई objective चीज नहीं. If so, then according to ethical subjectivism, we are immediately faced with a problem that we what about the extermination of millions of innocent people by Hitler. यानी उसने क्यों मारा, कत्ल किया था. It's not a fact that he did evil. ये इस बात की नहीं कि उसने गलत काम किया, बुरा काम. However, when we say that his action was evil, we are not stating the fact about those actions. Rather, we are saying that वी हैव नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड हिम. यानी हम ये नहीं सोचेंगे कि उसने क्यों ये किया, हम ये सोचेंगे कि उसने जो किया वो अच्छा नहीं किया. Ethical subjectivism is not a theory about what things are good and what things are bad. It does not tell us how we should live. It is a theory about nature of moral judgment. And ethical subjectivism says that no matter what moral judgments we make, we are only expressing our personal feeling and nothing more. यानी हम क्या चीज है, हमारी जेन में क्या बात आई उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि ये चीज राइट है एंड ये चीज रॉन्ग है. एवोल्यूशन ऑफ थियरी. Often, the development of a philosophical idea will proceed through several stages. At first, the idea will be put forward in a crude form, यानी खाम जिस तरह माल होता है चीजें बनने के लिए और फिर उससे चीजें बनती है, इसी तरह कोई भी फिलोसफिकल आइडिया भी जो होता है ना, पहले एक आम खाम माल की तरह एक आम फॉर्म में होता है. एंड मैनी पीपल फाइंड इट अट्रैक्टिव फॉर वन रीजन. कुछ लोग जो हैं वो उसको पुरकशिश समझते हैं किसी वजह की वजह से. और अनदर criticism are made और objections are seen to arise और उसके ऊपर तनकीदें भी होती हैं. थियरी में भी abundant और में भी continued. और वो थियरी जो है वो खत्म भी हो सकती है और वो जारी भी रह सकती है. Sometimes however the theory get modification. यानी थोड़ी बहुत उसमें तरमीम की जाती है. टू ट्राई टू मीट दीज डिफिकल्टीज एंड विल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इम्प्रूव्ड वेरिएंट. और तब्दीली के बाद उसको बेहतरीन फॉर्म में जो है जारी किया जाता है. फर्स्ट स्टेज सिंपल सब्जेक्टिविज्म क्या है. When a person says that something is morally good or bad, it means that he or she approves that thing or disapproves that thing. Approves करेंगे तो क्या है, गुड है. डिसअप्रूव करेंगे तो क्या है, गलत है, बैड है. और do nothing more. X is good mean I approve of X. X is bad mean I disapprove of X. In Ernest Hemingway words, in Death in the Afternoon, moral is what you feel good after and immoral what you feel bad after. Objection. This form of ethical subjectivism has the sorry consequence that it
makes morality a useless concept, for on its premises, little or no interpersonal criticism or judgment is logically impossible. For example, bullfighting or Hemingway is good, and for Schweitzer and Mother Teresa, it is bad. Here are two most prominent objections raised against this view. First objection, a reduction or absurd. If simple subjectivism were correct, none of us could be wrong in our moral judgment. We are sometimes wrong in our evaluation. यानी हम जो बात कर रहे होते हैं, जो अंदाजा लगा रहे होते हैं, समटाइम वो अंदाजा ही हमारा गलत होता है. एंड वी डिस्कवर दैट वी आर मिस्टेकन, हमें पता चलता है हम गलती कर रहे हैं. वी मे वांट टू चेंज आवर जजमेंट, और हम अपनी चीजों को मतलब हमने पहले कहा होता है ये चीज अच्छी नहीं है, और हम कह लें कि ये चीज अच्छी है. या हम कह लें पहले हमने समझा होता है ये चीज अच्छी है और वो बाद में बुरी है. But if simple subjectivism were correct, this would be impossible because simple subjectivism implies that each of us is infallible, incapable of making mistake. यानी वो होगा कि कोई भी गलती नहीं कर सकता. हम क्या है, हम इंसान जो हैं गलती कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, जो कि हमें बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियां पता चलती. We may put this in the form: if the simple subjectivism is correct, then each of us is infallible in our moral judgment, at least so long as we are speaking sincerely. However, we are infallible. We may be mistaken even we are speaking sincerely. Therefore, simple subjectivism cannot be correct. Second objection क्या है? If subjectivism is true, then there could be no moral disagreement. There is no disagreement between opposing parties. Each should acknowledge the truth of what the other is saying. We may put this in the form of argument: when one person says X is morally acceptable and someone else says X is morally unacceptable, they are disagreeing. यानी वो दोनों की बातों में तजाद है, दोनों एग्री नहीं कर एक बात. However, if the simple subjectivism were correct, there would be no disagreement between them. Therefore, simple subjectivism cannot be correct. Concluding remarks क्या है? As it has already been said that the form of ethical subjectivism has sorry consequence that it makes morality a useless concept on its premises. Little or no interpersonal criticism or judgment is logically possible, so it has a flawed theory. According to this theory, the notion of moral right and wrong ceases to have interpersonal evaluating meaning. Morality reduces to aesthetic taste. There seems to be contradiction between the subjectivism and the very concept of morality. Because the essential aim of morality is the amelioration of human prediction, becomes quite impossible to fulfill while following this theory. Moreover, simple subjectivism does not rest on social agreement of principle or objectively independent set of norms that bind people of common good. John Donne rightly said that no man is an island entire of itself. Every man is a piece of continent. यानी हर इंसान जो है गलती कर सकता है, सीख सकता है. हर इंसान डिफरेंट है. ये नहीं है कि एक इंसान ही है जो सारा कुछ है. वो डिफरेंट सोचें होती हैं, हर किसी का अपना डिफरेंट राइट एंड रॉन्ग होता है. चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. लेसन नंबर 9, इमोटिविज्म. What does this mean to say X is good? This is a question that belongs to realm of meta-ethics. So let us examine what is meta-ethics and different theories. यानी अगर पहली बात है कि हमने कही कि X कोई भी चीज, किसी भी प्रॉपर्टी को हम कह लें ये चीज अच्छी है या ये चीज कह लें कि बुरी है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मेटा एथिक्स में जाके पढ़ते हैं. मेटा एथिक्स क्या होता है? मेटा एथिक्स इज द स्टडी ऑफ concept of ethics. It includes the analysis of ethical language and analysis of rational foundation of ethical system. Here are different mathematical theories. कौन कौन सी होती हैं? नेचुरलिज्म, नॉन नेचुरलिज्म एंड नॉन कॉग्निटिज्म होती है.
नेचुरलिज्म इट होल्ड्स दैट गुड इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी, यानी कोई चीज अच्छी है तो वो उसकी अच्छी खसूसियत है। एथिकल स्टेटमेंट आर मीनिंगफुल, they are also deducible, definable and reducible into natural statement properties। जैसे कि हिंदुइज्म गुड इज इक्वल टू प्लेयर, बैड इज इक्वल टू पेन। नो नेचुरलिज्म क्या है? इट होल्ड्स दैट गुड इज सिंपल, ये डिफाइनेबल नहीं है, नॉन नेचुरल प्रॉपर्टी है, और ये मीनिंगफुल है, लेकिन ये डिड्यूसेबल नहीं है, इरिड्यूसेबल है नेचुरल स्टेटमेंट को। जैसे कि इंट्यूशन, moral truths are discovered by intuition, they are self evident upon reflection। ये कुछ चीजें जो होती हैं खुद ब खुद पता चलती हैं। नॉन cognitism, ethical statements are meaningless, neither true or false, good, not a property at all, irreducible, indefinable। For example, emotivism, moral judgments are only expression of feelings। Four theses about the status of moral values. The following these theses may be helpful for the understanding of present discussion. You mean thesis. Odd statement cannot be derived from a statement. The Platonic thesis basic value terms including moral statement refer to non-natural properties। यानी जो भी हमने ऊपर नेचुरल नॉन नेचुरल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वो ये कह रहा है वो नॉन नेचुरल प्रॉपर्टीज में आता है। The cognitive thesis moral statement are either true or false, that is, they are objective putative claims about reality which can be known। यानी कोई बात जो आपकी moral statement है वो या तो सच जो है वो true हो सकती है या false हो सकती है। The intuition thesis, moral truths are discovered by intuition, they are self evident upon reflection। यानी कुछ चीजें छुपाई नहीं छुपती, वो पता चलती। It important to mention that first is acceptable of motives। A British philosopher A.J. Ayer is an example of purist ethical emotivist। His variant of emotive ethical theory is known as Buhra theory। Murder is morally wrong, helping people is morally good। तो मर्डर मॉरली रॉन्ग है तो बू, और अगर जो की चीज हेल्पिंग गुड है तो हेल्पिंग पीपल गुड है। His famous writing Language, Logic and Truth provides a basic idea of his notion of morality। His verifiability principle, the meaning of sentence lies in the method of verification, makes a distinction between meaningful and meaningless discourse। He asserts that there are only two types of meaningful sentences, tautologies and empirical verifiable one। Value statement are neither tautologies यानी हर चीज जो सच्ची होती है, nor empirically verifiable statement and meaningless। The following argument explain Ayer's position on ethical statement। A sentence is cognitively meaningful if and only if it can be verified। जो चीज वेरीफाई की जा सके वही मीनिंगफुल है। Moral sentence cannot be verified, therefore moral sentences are not meaningful। Thus, for Iyer, ethical statements are only extraneous feelings and devoid of any cognitive significance। However, Stevenson's variant of emotivism is more sophisticated, that are presented in his work Ethics and Language, and make distinction between two purposes। कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव एंड डायनामिक। डिस्क्रिप्टिव होता है इंफॉर्मेटिव और डायनामिक है इन्फ्लुएंशियल। रिलेटिंग टू टू पर्पस ऑफ लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीनिंग, डिस्क्रिप्टिव, इमोटिव। To point out difference between Iyer and Stevenson, we must look into the forms of function of ethical statement. Good, if expressive of positive emotion, Iyer's variant. X is good. If I approve of X, so do so as well. Stephen variant here. Iyer restrict meaning to be descriptive use of language only, and there is no place for emotive meaning so in his system. Stephen, however, is flexible to include emotive meaning. His emotivism begins with the observation that language is used to in a variety of ways. For example, stating facts, यानी stating facts mean true है, false है, informative।
Abraham Lincoln was the president of America. I have an appointment at 4 o'clock. The temperature is 40 degrees Celsius. Shakespeare is the author of Hamlet. To command, neither true or false. To get you to do something. Close the door. To express attitude. Hurrah for Abraham Lincoln. Alas, damn Hamlet. There's difference between reporting an attitude and expressing an attitude. यानी आप कोई एटीट्यूड को शो कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें फर्क है. When someone says I like Abraham Lincoln, he is reporting an attitude that may be true false. When someone utters hurrah for Lincoln, he is expressing an attitude that is neither true nor false. यानी वो अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, वो ट्रू या फॉल्स नहीं है, जबकि वो लाइक कर रहा है, वो ट्रू और फॉल्स हो सकता है. For Simpson, moral language is not a fact-stating language. It is significant to mention here the moral language can be used two ways. As means to influence people's behavior. Example, you ought not to do that means to stop you from doing that. As a mean to express not to report one's attitude. Example, Lincoln was a good man means hurrah for Lincoln. यानी आप इसको अनकवर्ड वे में शो कर रहे हो. The difference between simple subjectivism and emotivism. Simple subjectivism interrupts ethical sentence as a statement of facts, reports of the speaker's attitude. For example, infanticide is immoral means the same. I disapprove infanticide. Infanticide means infants ki killing. Emotivism interrupts is its utterance as F infanticide. Do not engage in infanticide. Would there be no infanticide? The objection that an embracing to simple objectivism do not harm emotivism. In simple subjectivism, people are infallible, unable to make mistakes, so as long as the speaker is speaking sincerely. In simple subjectivism, moral judgments are true, that is, moral judgments are meaningful. उसमें meaningful होते हैं. In emotivism, moral judgments are neither true nor false, that is, commands or attitudes are neither true or false. Thus, people cannot be infallible. In simple subjectivism, there is no moral disagreement because each one is making a statement about his own attitude. तो उसमें डिसएग्रीमेंट नहीं होता. इन इमोटिविज्म पीपल में डिसएग्री इन टू वेज. आपस में डिसएग्री कर सकते हैं. डिसएग्रीमेंट अबाउट एटीट्यूड और डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड. moral disagreement are disagreement in attitude. Emotivism, reason and moral facts. Question: X is morally wrong. ये चीज गलत है. Why? It is required that a moral judgment or any kind of value judgment must be supported by good reason. If someone tells you that a certain action would be wrong, you may ask why it would be wrong, and if there is no satisfactory answer, you may reject that advice as unfounded. यानी अगर किसी ने आपको कहा है कि वो चीज बुरी है, जब तक आपको तो उसकी रीजन नहीं पता, तो आप उसकी अपील के ये चीज बुरी है रिजेक्ट कर सकते हैं. There is always a difference between moral judgment and mere expression of a personal preference. For example, in saying that I like coffee, one needs not to have reason. यानी कोई कह रहा है कि मुझे कॉफी पसंद है या कोई कह रहा है मुझे चाय पसंद है, तो क्योंकि वो उसकी पर्सनल राय है, तो उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है. बट मोरालिटी इज नॉट लाइक दैट. मॉरल जजमेंट रिक्वायर्ड बैकिंग ऑफ अ रीजन, यानी उसकी वजह होनी चाहिए. एंड द एब्सेंस ऑफ सच रीजन देयर मेरली आर्बिट्रेरी. For motivists, on the other hand, a moral judgment is like a command. जैसे कमांड हो, उससे काम चलते हैं सारे, तो वो एक कमांड की तरह. It is primarily a verbal meaning of trying to influence people's attitude and conduct. In this case, naturally reasons are any consideration that will have to be desired effects that will influence attitude and conduct. Example, try to convince someone that Smith is bad. यानी कोई ट्राई, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ट्राई करो, लोगों को कहो कि जो स्मिथ है वो बुरा है. Being communist and the person is a liberal. It means for emotivists that the fact Smith is communist in some context a reason in the support of the judgment that he is bad. यानी उसको
रीजन दे दी कि इस वजह से वो बुरा है। Simpson takes exactly this place. For him, any statement about any fact with any speaker considered likely to alter the attitude may be adduced as for reason or against an ethical judgment। यानी ethically आप एक judgment दो किसी के बारे में, किसी बात में, किसी के बोलने के लिहाज से, तो वो जो है उससे हम बता सकते हैं कि ये गुड और या बैड। बट समथिंग इज रॉन्ग हेयर बिकॉज यहाँ एक चीज गलत है। क्यों? नॉट जस्ट एनी फैक्ट कैन काउंट एज रीजन इन सपोर्ट ऑफ एनी जजमेंट। फैक्ट बी मस्ट बी रेलेवेंट टू द जजमेंट। यानी वो जो आपने फैक्ट बयान किया है वो जजमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बीइंग कम्युनिस्ट इज इररेलेवेंट टू विसिशियस बीइंग बैड। सिर्फ कम्युनिस्ट होना ही बुरा के लिहाज से उसको आप ओवरऑल कैसे बुरा कर सकते हो। To lesson from the above discussion. Small lesson, emotivism is flawed, imperfect. Larger lesson, importance of reason in ethics. यानी कोई भी बात की वजह होनी चाहिए। James Reichels proposal. There are moral facts, but it's false dichotomy to think. Either there are moral facts in the same way that there are facts about stars and planets, or else values are nothing more than the expression of subjective feeling. This dichotomy is mistake. People have not only feelings but reason, and that makes a big difference। यानी लोगों को सिर्फ जज्बात नहीं होती, उनके पास कोई ना कोई उस जज्बात के पीछे बात होती है, वजह होती है, जिससे फर्क पड़ता है। द थर्ड पॉसिबिलिटी, moral truths are truth of reason। That is, moral judgment is true if backed by better reason than the alternatives। यानी कोई चीज ठीक होगी अगर उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगे। दिस इज कैंटियन डिजायर ऑफ ट्रस्टिंग रीजन एज एन arbiter of moral truth। Thus, if we want to understand the nature of ethics, we must focus on one reason। यानी हमें कोई रीजन तलाश करूंगा। ट्रूथ ऑफ एथिक्स इज कंक्लूजन बैक्ड बाय द रीजन। द करेक्ट आंसर टू अ मोरल क्वेश्चन इज द आंसर दैट हैज अ वेट ऑफ अ रीजन ऑन इट्स साइड। यानी वो जो वजह है उसकी कोई वेटेज भी होनी चाहिए, तभी उस बात को ट्रू या फॉल कहेंगे। सच ट्रूथ्स आर ऑब्जेक्टिव इन द सेंस दे आर ट्रू independently of what we might think or want। We cannot make something good or bad just by wishing it to be so। यानी हम किसी को सिर्फ विश करने से कि वो अच्छा हो जाए या वो बुरा हो जाए, ऐसे वो अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। रीजन सेज व्हाट इज सेज रिगार्डलेस ऑफ आवर ओपिनियन और डिजायर। यानी उसकी बुरा कहने की या बुरा बनने के पीछे या अच्छा होने की अच्छा बनने के पीछे कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, सिर्फ हमारे ख्यालात नहीं। आर देयर प्रूफ्स इन एथिक्स? क्या इसमें कोई प्रूफ होते हैं? इफ एथिकल सब्जेक्टिविज्म इज नॉट ट्रू, व्हाई सो मेनी पीपल आर अट्रैक्टेड टू इट? अगर ये ट्रू नहीं है तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों करते हैं? आंसर स्लैश रीजन, पीपल टू कंपेयर द ऑब्जेक्टिविटी साइंस विद ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एथिक्स। लोग क्या करते हैं? साइंस की ऑब्जेक्टिविटी को एथिकली ऑब्जेक्टिविटी से कंपेयर करते हैं। एथिक्स सीम टू लैक अ फीचर दैट मेक्स साइंस सो कंपेलिंग। Problems of ethics, no proof argument. If there were any such thing as objective in ethics, we should be able to prove that some moral opinions are true and some other are false। But in fact, we cannot prove which opinions are true and which are false। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला ख्याल किसी का गलत है, ये वाला सही है। Therefore, there are no such thing as objective truth in ethics। This claim seems to be sound, but in close inspection, it has thought। फॉर एग्जाम्पल, स्मिथ इज अ बैड मैन। स्मिथ क्या है? वो बुरा इंसान है। स्मिथ इज हैबिचुअल लायर, यानी वो उसको आदत है वो झूठ बोलने की। ही मैनिपुलेट्स पीपल, ही चीट्स व्हेन ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद इट। यानी वो क्या करता है? वो धोखा देता है लोगों को अपने इससे बचने के लिए। इट्स क्रूअल टू अदर पीपल एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग रीजन माइट इवन बी टेकन अ स्टेप फर्दर। यानी पहले सिर्फ बैड मैन कहना जो है वो सही है या नहीं वो तो नहीं हम कह सकते क्लास में, लेकिन इसने आगे क्या दे दी? रीजन दे दी वो ऐसा ऐसा है इसलिए वो बुरा है। why lying is bad? First, because it harms people in relying on false information, things may be go wrong। Second, it's violation of trust।
वो धोखा देता है। फाइनली द रूल रिक्वायरिंग truthfulness is necessary for society to exist. Communication without it would be impossible. Consequently, the society would be impossible. So we can support our judgment with good reason when we can provide explanation of why those reasons matter. यानी अगर आपने कहा है कि कोई इंसान या कोई चीज या कोई कल्चर ये अच्छा है, सही है, या ये बुरा है, तो उसके पीछे आपको स्ट्रॉन्ग रीजन देनी पड़ेगी. But still, the impression that moral judgment are unprovable is remarkably persistent. What accounts for this persistence? Why no proof of argument is so persuasive? The following three considerations are very important in this regard. What type of proof in ethics in demand? यानी प्रूफ कुछ, अब आपने एक चीज कह दी उसके पीछे रीजन भी दे दी, अब वो जो रीजन है उसका क्या प्रूफ है जो ठीक है यानी. When proof is demanded, people may have an inappropriate standard in mind, a standard of observation, an experiment in science for ethics that might conclude that there is no proof in ethics. However, one must keep in mind that ethical reasoning differs from reasoning in science that does not make it deficient. यानी एथिकल रीजनिंग जो होती है वो साइंस की रीजन से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है. मोस्ट डिफिकल्ट इशू अंडर डिस्कशन. When we think of proving ethical opinion to be correct, we tend to think automatically of most difficult issue. Question of abortion. यानी अबॉर्शन के बारे में सोचना कि ये करना चाहिए या नहीं, तो ये भी एथिकली मुख्तलिफ ओपिनियंस रखता है. However, we must not be worried. सेम कैन हैपन इन साइंस. इसी तरह साइंस में भी हो सकता है. There are complicated matters that physics cannot agree. All reasonable people do agree about simpler matters, be it in ethics or science. It is easy to combine in one two matters that are really different. Proving an opinion to be correct, persuading someone to accept anything. यानी एक तो आप कोई चीज को ठीक प्रूव करो और दूसरा जो है दूसरे को मनाओ कि इसको सही समझ ले. It is common, if frustrating, experience to have an impeccable argument that someone refuses to accept. Here, nothing is wrong with argument, but with the refuter who is being unreasonable. In ethics, we should often expect people not to listen to reason. After all, ethics requires us to do so things we don't want to do. So it is only be expected that sometimes we will try to avoid hearing its demand. यानी हम उसकी डिमांड से पसंद नहीं करते. ओवरऑल अब इस चैप्टर का क्या कंक्लूजन है? In considering any particular judgment, right or wrong, we must ask why the judgment should and should not be accepted. We might have strong feeling, of course, and we might choose to ignore reason and go with our feelings. But in doing so, we would be opting out for moral thinking. यानी जो हम कह रहे हैं कि ये जजमेंट जो है ठीक है या गलत है, तो उसके पीछे जो है वही वजह जो होनी चाहिए. Moral thinking and moral conduct are a matter of weight, reason, and being guided by them. That is why, in focusing on attitude and feeling, ethical subjectivism seems to be going in the wrong direction. यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है एथिक्स के. हमने 5 चैप्टर्स पढ़े हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए दें इजाजत. अल्लाह.